आज हम देखेंगे एक इंसान के मरने के बाद उसके साथ असल में क्या क्या होता है। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत कोरिया के एक बीच के इलाके से होती है। एक बड़ी इमारत में भयानक आग लगी हुई है। वहाँ एक फायर फाइटर मौजूद है, उसका नाम हांग है। वो इमारत के अंदर घुसकर लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश जिस रस्सी के सहारे वो लटका हुआ था वो आग में जल जाती है। इसके कारण वो ऊपर से सीधा नीचे गिर जाता है। उसे बचाने के लिए वहाँ कुछ भी नहीं था। गिरते हुए पल में उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूम जाती है, लेकिन अचानक ही वो फिर से खड़ा हो जाता है। जिस लड़की को वो बचाने जा रहा था उसकी ओर दौड़ता है, ये देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो लड़की और उसके परिवार से बात करने के बावजूद कोई भी उसे देख या सुन नहीं पा रहा था। अचानक दूर से कोई उसका नाम पुकारने लगता है। वो देखता है कि दो लोग औपचारिक कपड़े पहने खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। उनके नाम मैक और शोन है। वे बताते हैं कि वे उसके अभिभावक हैं और न्याय की प्रक्रियाओं में उसकी मदद करेंगे। हालांकि उन्हें भी सिर्फ हांग ही देख पा रहा था। हांग तब भी आग से लोगों को बाहर निकालना चाहता था, लेकिन ठीक उसी समय वो देखता है उसके दोस्त और आसपास के लोग उसे घेर कर खड़े हैं और वो खुद जमीन पर पड़ा हुआ है। शोन उसके पास आकर कहता है, यही तुम्हारा शरीर है और तुम अब मर चुके हो। फिर वो कहता है, चलो हिसाब किताब का समय आ गया है, हम तुम्हें 7 न्याय परीक्षाओं से गुजरने में मदद करेंगे। मैक जल्दी करने को कहता है क्योंकि मुख्य न्यायाधीश उनका इंतजार कर रहे हैं। उन्हें तुरंत वहां पहुंचना होगा। हांग कुछ भी समझ नहीं पाता और वो देखता है कि उसके दोस्त उसकी मौत पर शोक मना रहे हैं। तब उसे बहुत दर्द होता है क्योंकि मरने से पहले वो एक बार भी अपनी माँ से नहीं मिल पाया। वो सोचता रहता है कि शायद वो अपनी माँ को दुख देकर चला गया। इसके बाद उसका शरीर धीरे धीरे हवा में हल्का होने लगता है और उसे एक विशाल द्वार की ओर खींच लिया जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, मुझे हर हाल में अपनी माँ से मिलना है। अभिभावक गहराई से भावुक हो जाते हैं क्योंकि मौत के बाद भी वो सिर्फ अपनी माँ के बारे में ही सोच रहा है। वे एक ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ अलग अलग जगहों से आए हजारों लोग इकट्ठा हैं। सब न्याय के द्वार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ हांग की मुलाकात उसके मुख्य अभिभावक रिम से होती है। रिम पहले भी कई आत्माओं को न्याय प्रक्रिया में मदद कर चुका है। रिम हांग के पास आकर कहता है कि वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन अत्यधिक डर की वजह से हांग इस बात को कोई महत्व नहीं देता। वे आगे बढ़ते हैं और न्याय के द्वार के सामने पहुँचते हैं। यहीं से पहला न्याय शुरू होता है। अचानक वे एक भयानक जगह पर पहुंच जाते हैं। चारों तरफ आग ही आग है, एक ज्वालामुखी जिसका नाम है मृत्यु का पहाड़। रिम हैरानी से हांग से पूछता है, क्या तुमने कभी किसी की हत्या की है? हांग जवाब देता है, नहीं, मैंने कभी किसी की हत्या नहीं की। रिम उसे चेतावनी देते हुए कहता है, तुम एक फायर फाइटर हो, तुम्हारे काम में किसी भी गलत फैसले की वजह से अगर किसी की मौत हुई हो तो उसकी जिम्मेदारी तुम पर आ सकती है। शायद यही वजह है जो तुम्हें यहाँ लेकर आई है। इसके बाद हांग देखता है जमीन में बड़े बड़े द्वार खुल रहे हैं और उनके अंदर आग से भरे गहरे गड्ढे हैं। वो वहाँ ऐसे लोगों को देखता है जो डर से तड़प रहे हैं और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे बाहर नहीं निकल पाते और आग के समंदर में जलते चले जाते हैं। यहाँ न्यायाधीश हांग के खिलाफ आरोप लगाते हैं कि उसने काम के दौरान अपने एक सहकर्मी की जिंदगी को प्रभावित किया और उसे बचा नहीं पाया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इस अपराध की सजा के तौर पर फैसला लिया जाता है कि हांग को 5 साल तक आग से भरे उस गहरे गड्ढे के अंदर रहना होगा, अपने सहकर्मी को न बचा पाने के पाप के प्रायश्चित के रूप में। इसी समय रिम उसके पक्ष में खड़ा होता है और न्यायाधीशों से अनुरोध करता है कि उस दिन की घटनाओं को ठीक से जांच कर देखा जाए। न्यायाधीश घटनाओं की दोबारा जांच करते हैं और देखते हैं कि हांग ने सच में अपने दोस्त को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन जिस भारी पत्थर के नीचे उसका दोस्त दबा हुआ था उसे वो हटा नहीं सका। ठीक उसी समय उसके दोस्त ने खुद हांग से कहा था कि उसे छोड़कर बाकी लोगों को बचाने चला जाए। हांग ने उसकी बात मान ली और आग के बीच से 8 लोगों को जिंदा बाहर निकाल लिया। रिम न्यायाधीशों से कहता है कि हांग ने जो किया वो निस्संदेह एक वीरतापूर्ण काम था और इसे जरूर ध्यान में रखा जाना चाहिए। आग के न्यायाधीश हांग की बहादुरी और लोगों की मदद करने की उसकी भावना को देखकर उसे निर्दोष घोषित कर देते हैं और अगले न्याय की ओर जाने की अनुमति दे देते हैं। हांग तब अपने मन में सोचने लगता है कि ये अभिभावक उसकी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं। वे बताते हैं कि उनका नर्क के राजा येमरी के साथ एक समझौता है। अगर वे बहुत सी आत्माओं को न्याय के चरणों से सुरक्षित पार करा सकें तो राजा उन्हें दोबारा नया जीवन दे देंगे। इसके बाद वे एक अदालत में पहुंचते हैं जिसका नाम है आलस्य का न्यायालय। इस अदालत में वे लोग लाए जाते हैं जो अपने जीवन में आलसी थे, काम नहीं करते थे और कोई अच्छा काम भी नहीं करते थे। यहाँ शोन हांग के जीवन के सभी कर्मों को समझाता है। वो कहता है कि हांग ने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की मदद की, चाहे कारण कोई भी रहा हो। वो ये भी बताता है कि एक बार अनजाने में उसने एक मधुमक्खी के छत्ते को नुकसान पहुंचा दिया था, जिसके कारण उसके सहकर्मियों को बुरी तरह मधुमक्खियों ने काट लिया था, लेकिन ये जानबूझकर नहीं था और बाद में उसने उनकी मदद करने की कोशिश भी की थी। वो एक और घटना का जिक्र करता है कि एक बार हांग ने एक बिल्ली को इमारत के किनारे से बचाने की कोशिश की थी। इसी वजह से अनजाने में एक लैम्बोर्गिनी कार को नुकसान पहुंच गया था। ये सारी बातें उसकी मर्जी के बिना हुई थीं। इसी कारण अदालत पहले उसे निर्दोष घोषित कर देती है क्योंकि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर एक बिल्ली को बचाने की कोशिश की थी। लेकिन इसके बाद अदालत उससे पूछती है, तुम जिंदगी में क्यों जी रहे थे? हांग जवाब देता है, पैसे के लिए। यह सुनकर अदालत चौंक जाती है
और अपना पिछला फैसला बदलकर उसे सजा देने का निर्णय लेती है। इसके बाद हांग एक भयानक दृश्य देखता है। विशाल मशीनें आलसी लोगों पर हमला कर रही हैं, उनकी हड्डियां चबा रही हैं और उनके शरीरों को दूर फेंक रही हैं। अभिभावक जान की बाजी लगाकर हांग को बचाने की कोशिश करते हैं और अदालत से अनुरोध करते हैं कि उसके पूरे जीवन का गहराई से न्याय किया जाए। वे कहते हैं कि हांग बहुत मेहनती था, बहुत ज्यादा काम करता था, यहाँ तक कि पैसों के लिए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखता था। वो सब कुछ करता था अपनी बीमार माँ की मदद करने के लिए और अपने भाई को विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए। इसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं था। सारी सच्चाई जानने के बाद अदालत भावुक हो जाती है और समझ जाती है कि हांग वास्तव में निर्दोष है, इसलिए उसे फिर से निर्दोष घोषित किया जाता है और वह इस चरण को भी सुरक्षित पार कर लेता है। इसके बाद वे एक नाव पर सवार होते हैं जो उन्हें तीसरे न्याय की ओर ले जाएगी। ठीक उसी समय वे अचानक अजीब अजीब जीवों के हमले का शिकार हो जाते हैं। वे तुरंत हथियार निकालते हैं और उन अजीब प्राणियों पर हमला शुरू कर देते हैं और कई को पीछे हटाने में सफल हो जाते हैं। लेकिन अचानक नाव का चालक नाव से गिर जाता है, हालांकि वह किसी तरह नाव को पकड़े रहता है। इस समय मैक अकेले ही नाव की रक्षा करने की कोशिश करता है ताकि वो अपने नेता को बचा सके। आखिरी पल में मैक एक स्तंभ से टकरा जाता है जिससे बड़े बड़े पत्थर टूटकर गिरने लगते हैं और वे पत्थर उन दानवों के ऊपर आकर गिरते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर वे सभी प्राणियों के चंगुल से भागने में सफल हो जाते हैं। मैक कहता है, इस तरह की घटनाएं अचानक नहीं हो सकती, इसके पीछे जरूर कोई वजह है। शायद हांग के परिवार का कोई सदस्य मर चुका है और उसकी आत्मा अब बदले की भावना से भरी हुई है। इसके बाद रिम फैसला करता है कि वो हांग के परिवार के पास जाकर सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। वो हांग के घर जाता है और देखता है कि उसकी माँ अभी जिंदा है, लेकिन जो मर चुका है वो उसका छोटा भाई है। उसका नाम सू है। रिम सू की अशांत आत्मा को देखता है जो उससे भागने की कोशिश करती है। रिम उसका पीछा करता है और अपने हथियार से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो आत्मा हमले से बचते हुए उससे भागने में सफल हो जाती है। रिम बहुत निराश हो जाता है क्योंकि सच्चाई जानने से पहले ही आत्मा भाग गई। फिर भी वो दृढ़ निश्चय करता है कि वो असली कारण जरूर पता लगाएगा। इसी उद्देश्य से रिम उस सैन्य अड्डे पर जाता है जहाँ सू पहले तैनात था। वहाँ वो सैनिकों से सुनता है कि हांग का भाई सू कथित तौर पर सेना से भाग गया था, लेकिन इस बात में रिम को कुछ अजीब सा महसूस होता है। इसलिए रिम खुद को सेना के एक कर्नल के रूप में पेश करता है और यूनिट कमांडर से सू के बारे में सवाल करता है। वहाँ ये सामने आता है कि सू नाम के उस सैनिक पर हत्या का आरोप लगाया गया था, लेकिन यूनिट कमांडर के चेहरे पर डर के भाव देखकर रिम को यकीन हो जाता है कि यही कमांडर सू यानी हांग के भाई की मौत के लिए जिम्मेदार है। दूसरी ओर हांग को धोखाधड़ी और झूठ के न्यायाधीश के सामने ले जाया जाता है। उस पर आरोप लगाया जाता है कि उसने अपने एक मृत सहकर्मी की प्रेमिका को झूठा पत्र लिखा था, आग लगने की घटना के बाद खुद को उसका पिता बताकर, और उसे धोखा दिया था। न्यायाधीश तुरंत आदेश देता है कि हांग को बांधकर उसकी जीभ काटकर सजा दी जाए, लेकिन सौभाग्य से दूर रहते हुए भी रिम आत्मा और विचारों के जरिए संवाद करने में सक्षम होता है और हांग के पक्ष में खड़े होकर उसके काम की व्याख्या करता है। तब ये पता चलता है कि हांग ने असल में अपनी माँ को झूठे पत्र लिखे थे जिनमें वो अपनी जिंदगी को अच्छा और खुद को बहुत अमीर बताता था। इसका उद्देश्य सिर्फ एक था, अपनी माँ को तसल्ली देना और उसका मन अच्छा रखना। रिम न्यायाधीशों से कहता है कि ये सब हांग की नेक नियत का ही हिस्सा था। वो चाहता था कि जिनसे वो प्यार करता है उन्हें खुशी मिले, उम्मीद मिले और जीने का सहारा मिले। जब न्यायाधीश समझ जाते हैं कि हांग ने ये सब सिर्फ लोगों को जीवन के प्रति आशा देने के लिए किया था, तो वे उसका अपराध माफ कर देते हैं क्योंकि उसके पीछे कोई बुरा इरादा नहीं था। न्याय समाप्त होने के बाद रिम हांग से झूठ कहता है कि उसका परिवार ठीक है, लेकिन उसी समय वो टीम के बाकी सदस्यों को हांग के भाई सू के बारे में भयानक सच्चाई बता देता है। इसके बाद रिम समय को पीछे ले जाता है और सू की मौत वाले दिन को देखने जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि सू का एक सहकर्मी जिसका नाम डोंग है गलती से उसकी ओर गोली चला बैठता है जब वो हथियार का सेफ्टी लॉक ठीक कर रहा था। इसके बाद वो दौड़कर यूनिट कमांडर के पास जाता है और सारी बात बता देता है, लेकिन दुर्भाग्यवश वे घायल युवक को बचाने की कोशिश करने के बजाय उसे जमीन में दबाने का फैसला कर लेते हैं और सारे सबूत छुपा देते हैं। रिम बेबस नजरों से उस युवक की ओर देखता रहता है क्योंकि वे उसे उस समय जमीन में दबा रहे थे जब वो अभी भी जिंदा था। उसी समय हांग पहुंच जाता है अन्याय के नर्क में। वहाँ वो कई सालों से जमा पड़े लोगों को देखता है जो बर्फ की तरह जमे हुए हैं। ये लोग सजा भुगत रहे हैं क्योंकि अपने जीवन में उन्होंने कभी दूसरों की मदद नहीं की थी, लेकिन सौभाग्य से हांग के स्वभाव और उसके पेशे एक फायर फाइटर होने की वजह से वो हमेशा लोगों की मदद करता आया है। इसी कारण उसका यहाँ कोई न्याय नहीं होता। वह सुरक्षित रूप से इस चरण को पार कर लेता है और अगले स्तर की ओर बढ़ जाता है। इसके बाद जब वे आगे बढ़ रहे होते हैं तभी वो लड़की हांग से कहती है कि अभिभावकों की सारी यादें मिटा दी गई हैं, सिर्फ टीम के नेता रिम को छोड़कर। मैक उस लड़की को रोक देता है ताकि वो टीम के गुप्त रहस्यों को उजागर न करे। इसके बाद वे पहुंचते हैं विश्वासघात के नर्क में। यहाँ एक महिला न्यायाधीश फैसला सुनाती है। इस अदालत में उन लोगों का न्याय होता है जिन्होंने अपने जीवन में अपने प्रियजनों के साथ विश्वासघात किया था। उन्हें आईनों के अंदर कैद कर दिया जाता है
ताकि वे अपनी असली सच्चाई खुद अपनी आंखों से देख सकें। लेकिन सौभाग्य से हांग अपने जीवन में एक सम्मानित इंसान था और उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। इस वजह से वह इस न्याय को भी सुरक्षित रूप से पार कर लेता है। उसी समय रिम को उस प्रतिशोधी आत्मा का ठिकाना पता चल जाता है। वो सू की आत्मा थी जो उस वक्त एक डिस्को में मौजूद थी। वो आत्मा उन लोगों में से एक को मारने की कोशिश कर रही थी जो उसकी मौत के जिम्मेदार थे और जिन्होंने उसे जिंदा दफना दिया था। रिम तेजी से उस आत्मा पर हमला करता है और दोनों के बीच आसमान में भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। चालाकी से रणनीति अपनाते हुए रिम जादुई रस्सी की मदद से आत्मा को पकड़ लेता है और उसे एक इमारत से बांध देता है। रिम आत्मा से कहता है कि जिन्होंने उसके साथ ऐसा किया है उन्हें माफ करना होगा, खासकर डोंग नाम के उस व्यक्ति को। तभी उसे दोबारा नया जीवन मिल सकता है, वरना वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। लेकिन यह बात सुनकर उल्टा असर होता है। वो अपनी मौत की याद और अपने सबसे करीबी दोस्त के विश्वासघात को याद करती है। ये भावनाएं उसके भीतर भयानक गुस्सा पैदा कर देती है, जिसकी ताकत से वो खुद को आजाद कर लेती है। दूसरी ओर डोंग नशे की हालत में पार्टी से बाहर निकलता है। उसके भीतर अपराध बोध और भी गहरा हो जाता है और वो फैसला करता है कि वो सू की मां को बताएगा कि उसके बेटे का शव कहाँ छुपाया गया है। वो अब इस अपराध बोध को और सहन नहीं कर पा रहा था। डोंग सू की मां को एक नक्शा देता है। मां उस नक्शे को खोलकर देखती है कि उसके बेटे का शव कहाँ छुपाया गया था। उसी समय सू की प्रतिशोधी आत्मा ये सब देख लेती है। इसके बाद वो रिम के पास लौट आती है और बताती है कि उसने डोंग को माफ करने का फैसला कर लिया है, क्योंकि उसने देख लिया था कि डोंग सच में पछता रहा है और उसने मां को बेटे के शव की जगह बता दी है।